Hi, so this is revision class number 30, General Studies Revision for Prelims 2022. पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के ये सारे टॉपिक्स इन अबाउट 30 मिनट्स ऑफ टाइम में हम कवर करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद द फैक्ट्स ऑफ पॉलिटी. Grant in aid of revenue to the state is recommended by whom? The answer is Finance Commission. Finance Commission recommend करता है grants in aid, Article 280. Which article of the Constitution provides protection to the civil servant? The answer is Article 311. जो civil servants हैं, All India Services, civil servants जो हैं इनको while delivering their duty certain rights मिलते हैं. तो ये जो आर्टिकल है वो है 311. Which article of the Constitution authorizes the Parliament to create All India Services? The answer is Article 312, All India Services. This is important because पिछले कुछ टाइम से नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की भी बात चल रही है. ऑल इंडिया सर्विसेज से जुडिशरी में ऑल इंडिया सर्विसेज जो है बनाना लोकसभा या राज्यसभा किसका मैंडेट होगा? आंसर. Member of Indian Administrative Services will be under the control of Ministry of Human Resources and Development. Member of Indian Police Services will be under the control of Ministry of Home Affairs. And member of Indian Forest Services will be under the control of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, MOEFCC. जो मेंबर्स होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, ये होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. कौन सी बॉडी है जो रिक्रूट करती है पर्सन्स टू ऑल इंडिया सर्विसेज? द आंसर इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. इसका काम होता है एग्जाम्स कंडक्ट कराना और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन लेना और उसको रिकमेंड करना फॉर दिस ऑल इंडिया सर्विसेज. सैलरी पेंशन ऑफ चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ यूपीएससी चार्ज्ड होती है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड. चार्ज्ड का मतलब क्या होता है? क्या इस पे वोट पॉसिबल है पार्लियामेंट का? चार्ज्ड होती है सीएफआई से. रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स वाज डन इन द ईयर 1956. तो ये रिकॉग्निशन हुआ था लैंग्वेज के बेसिस पे. तो पहला स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज कौन सा है? आंसर. सो दिस इज लैंग्वेज. सो रिकॉग्निशन हुआ लैंग्वेज के बेस में 1956. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज्ड होता है सैलरी एंड पेंशन. देन यूपीएससी होती है, ये रिक्रूट करती है ऑल इंडिया सर्विसेज. प्रेसिडेंट जो होते हैं इनके प्लेजर पे ऑल इंडिया सर्विसेज का जॉब होता है. MOEFCC फॉरेस्ट, होम अफेयर्स पुलिस, HRD AS. 312 होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, 311 में प्रोटेक्शन मिला है और फाइनेंस कमीशन 280 ग्रांट्स इन एड देती है. सो फाइनेंस कमीशन इज 280. सो ये फैक्ट्स हैं. एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर आजकल पॉलिटी में इस टाइप के सवाल काफी आ रहे हैं और वो है डॉक्ट्राइन्स से रिलेटेड. सी वेरियस डॉक्ट्राइन्स हैं यूज्ड बाय जुडिशरी होती है while pronouncing judgments, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेपार्डी. डबल जेपार्डी क्या होता है? कोई भी पर्सन प्रोसिक्यूट नहीं होगा, पनिश नहीं होगा सेम ऑफेंस के लिए मोर देन वंस. मतलब एक बार गलती की उसकी सजा मिल गई, ये नहीं कि बार बार सेम मिस्टेक की आपको मल्टीपल टाइम्स पनिशमेंट मिलेगा. नो, डबल जेपार्डी नहीं होगी. डॉक्ट्राइन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन होता है. इसका मतलब होता है जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसका जो इंटरप्रिटेशन है बहुत लिबरली लिया जाएगा, नैरो बेसिस में नहीं होगा. जैसे आर्टिकल 21 है, कई बार ये बड़ा लिबरल वे में इसको राइट टू लाइफ को इंटरप्रेट किया जाता है. डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, इसका मतलब होता है ज्यूरिसडिक्शन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यूनियन और स्टेट का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में, कि सही स्टेट ने भी एक कॉन्करेंट लिस्ट में कोई कानून बना दिया, यूनियन का कोई कानून बना हुआ है, तो इट कैन बी सेटल्ड बाय द कोर्ट असर्टनिंग दैट substance of the matter relating to an item in one list or another. ये किस लिस्ट का आइटम है? डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. ज्यूरिसडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यूनियन और स्टेट में किसी लेजिस्लेशन के रिगार्ड में, तो ये कोर्ट में असर्टेन होगा कि वो जो मैटर है वो किस लिस्ट में है, प्रोसीजर क्या है, लाइक दैट. यूजुअली जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है उसमें यूनियन के लॉज अपहोल्ड होते हैं, वो स्टेट के लॉ से ऊपर होता है. जैसे अभी जो फार्मर्स का जो बिल आया था, फार्मिंग रिलेटेड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल थे, ये जो बिल थे ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आए थे, लाइक सेल एंड जो ट्रेड होता है क्रॉप्स का, लाइक दैट. सो डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस ये हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कई बार देखा है. प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को
टेकिंग इनटू अकाउंट द एवर चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री। टाइम के हिसाब से हमारी धारणाएं मान्यताएं भी बदलती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोग्रेसिवली वैसे ही इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब होता है इंटरप्रेटिंग द स्टैच्यू, कोर्ट हैज टू डिसाइड वेदर अ पार्ट और द लॉ एज अ होल आर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। वो पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। अगर पार्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, रेस्ट ऑफ द लॉ स्टैंड कर रहा है, देन इट कैन बी हेल्ड एज एप्लीकेबल। जो पार्ट है अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। इफ ओनली अ पार्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, rest of the law can stand on its own, then it can be held as applicable. So this is this doctrine. Prospective overruling क्या होता है? Interpretation given by the court and law declared by it may not be given retroactive operation. Retroactive operation यहाँ पे नहीं होगा। Prospective overruling. तो जैसे हमने टैक्स में पढ़ा था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन बैक डेट में जो होता है, तो वो ऐसा बैक डेट में नहीं होगा। मे नॉट बी गिवन रेट्रोएक्टिव ऑपरेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है? अ लॉ इन ऑपरेशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, देन इट डज नॉट बिकम डेड ऑल टुगेदर बट ओनली कम्स अंडर एक्लिप्स। मतलब एक्लिप्स मतलब वो लॉ पूरी तरह वायलेट कर रहा है, बट वो जो लॉ वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, वो डेड नहीं हुआ, वो केवल एक्लिप्स हो जाएगा एफआर के थ्रू। If and when the provision which it violates are removed, the law will come into force again. तो वो particular provisions हटा दो तो law वापस applicable हो जाएगा। तो मतलब fundamental rights के साथ clash हो रहा है, तो हमने all together पूरे fundamental जो नया law आ रहा है, जो clash हो रहा है FR से, उसको हमने discard नहीं किया। केवल वो provisions हैं उसको हटाओ, फिर से वो applicable हो जाएगा। तो for time being fundamental rights ने eclipse कर दिया है उन sections of this law को। तो ये है doctrine of eclipse। ऑपरेशन में, अ लॉ इन ऑपरेशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। अ लॉ इन ऑपरेशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट, देन इट डज नॉट बिकम डेड ऑल टुगेदर। वो केवल अंडर एक्लिप्स आ जाएगा। मतलब वहां पे फंडामेंटल राइट ने उसको ढक दिया है, उस पार्ट को जो वायलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट। If and when the provision which it violates are removed, the law will come into force again. So this is doctrine of eclipse. Implied power क्या होता है? Rights and duties of a legislative body or organization जो determined है from its functions and purposes as specified in its constitution, charter या practice में। तो ये implied है। Implied मतलब अंतर्निहित है। Rights and duties जो legislative body organization के हैं वो determine होंगे from its function and purposes जो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उससे इनहरेंट क्या हो रहा है वो हम आपसे उसकी पावर डिराइव कर लेंगे। कलरेबल लेजिस्लेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मैक्सिम होती है, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन ऑल्सो नॉट बी डन इनडायरेक्टली। कई बार क्या होता है, लूप होल्स होते हैं और उसको लूप होल्स का फायदा उठा के लॉ इंप्लीमेंट करने की कोशिश होती है, तो वो कलरेबल लेजिस्लेशन है। When a legislature has no powers to legislate on a particular subject, बट वो लेजिस्लेशन को ऐसे फ्रेम कर रहे हैं साइडवेज होके, तो वो होगा कलरेबल लेजिस्लेशन। ये याद रखना है, अगर कोई चीज डायरेक्टली नहीं हो सकती तो उसको इनडायरेक्टली भी नहीं करना है, अदरवाइज वो कलरेबल लेजिस्लेशन होगा। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है, डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, सेवेरेबिलिटी है, देन प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन है, पिथ एंड सब्सटेंस है, लिबरल इंटरप्रिटेशन एंड डबल जेपार्डी। तो ये कुछ डॉक्ट्राइंस हैं, इससे एमसीक्यू पॉसिबल है। नाउ हमने इससे पहले प्लेट टेक्टोनिक पढ़ लिया है, फिर एक ये थ्योरी थी, एक्चुअली ये प्रीडिसेसर है प्लेट टेक्टोनिक का, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसको क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं, कई बार इससे भी सवाल पॉसिबल है आना। तो ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का हाइपोथेसिस है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ सरफेस पे। डिस्ट्रीब्यूशन, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। एक्चुअली क्या है इसमें, ये है कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं और ये ऊपर ऐसे तैरते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह में ऐसे जा रहे हैं, तैर रहे हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। तो मतलब कॉन्टिनेंट घूमते रहते हैं इधर उधर, दैट इज ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट हो रहा है। आइडिया जो है वो है लेटरल मूवमेंट है कॉन्टिनेंट का, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। 1912 में जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेजनर ने दिया था, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन में, कि जो पूरे कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे एशिया का इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका, ये सब ऐसे तैर रहे हैं और डिफरेंट जगह पे घूम रहे हैं अर्थ की सरफेस में।
इसकी थ्योरी ने बोला कि जो अर्थ है इसका अपीयरेंस चेंज होता रहता है बिकॉज कॉन्टिनेंट्स चेंज हो रहे हैं। आज से बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, और एक बहुत बड़ा ओशियन था जिसका नाम था पैंथालेसा। अब क्या होता है, ये जो पेंजिया और पैंथालेसा है, तो पेंजिया ब्रेक होगा। पेंजिया में नॉर्थ अमेरिका भी था, ग्रीनलैंड, यूरेशिया भी था, अरेबिया एंड इंडिया नॉर्थ में, फिर साउथ अमेरिका, ये सब एक ही जगह जुड़े हुए थे बड़े से कॉन्टिनेंट। 200 मिलियन साल पहले पेंजिया ब्रेक होता है। एक पार्ट नॉर्थवर्ड जाता है और एक पार्ट साउथवर्ड जाता है। नॉर्थवर्ड जाता है वो अंगारा लैंड, लॉरेशिया। साउथवर्ड जाता है वो होता है गोंडवाना लैंड। इस तरीके से दो पार्ट में पेंजिया ब्रेक हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बीच का ब्रेक हुआ तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट, इसके बीच का जो था वो था टेथिस सी। टेथिस सी, नैरो शैलो वाटर बॉडी नोन एज टेथिस सी। लॉरेशिया नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया, ये सब हो गया। गोंडवाना में अफ्रीका, अरेबिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हो गया। तो साउथ पोल भी उस टाइम पे डरबन साउथ अफ्रीका में था। ये सब मूवमेंट हो रहा है, अंटार्कटिका भी मूव होगा। तो ऐसा एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था पैंजिया, और बहुत बड़ा ओशियन था पैंथालेसा। ब्रेक हुआ, बीच में टेथिस सी आया, लॉरेशिया और गोंडवाना दोनों नॉर्थ एंड साउथ हो गए, और फिर प्रेजेंट डे का जियोमॉर्फोलॉजी जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन है वो नजर आएगा। फर्दर डिस्ट्रप्शन होगा गोंडवाना लैंड का ड्यूरिंग जुरासिक में, नॉर्थवर्ड मूवमेंट होगा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ फोर्स। तो इससे क्या होगा, आज की डेट के जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं वो वैसा अरेंजमेंट दिखेगा। तो ये होती है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेजनर। अब नॉर्थवर्ड मूवमेंट होगा इंडिया एंड अफ्रीका का। सेडिमेंट्स जो होंगे वो टेथिस सी के, वो क्रम्पल्ड होंगे और उससे बन जाएंगे जैसे अल्पाइन। अल्पाइन हो गया यूरोप तरफ, हिमालय माउंटेन हो गया इंडिया में। तो जैसे ये ऊपर की तरफ ऐसा हो रहा है, बीच में टेथिस सी है, टेथिस सी शैलो सेडिमेंट्स हैं, इनका अपीवल होगा और ऐसे माउंटेन रेंज बन जाए। तो इस तरीके से ये जो टेथिस सी है, इसी ने दिस दो माउंटेन रेंज को बनाया। वेस्टवर्ड मूवमेंट होता है ये टाइडल फोर्सेस के, जो ग्रेविटेशनल पुल भी हो रहा है मून एंड एटसेट्रा का, टाइडल फोर्सेस के कारण। तो वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ, नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ और वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ, ऐसे कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट हुआ। नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ, उससे टेथिस सी के सेडिमेंट्स वगैरह हुए और ऐसा क्लैश हुआ और बन गया हिमालयन माउंटेन। वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड ऐसे मूवमेंट होगा तो उससे से एंडीज, रॉकीज, कैरेबियन आइलैंड बन गए। तो देखो ये ऐसे हुआ कि अगर नॉर्थ ऐसे प्लेट जा रही है तो ये इस टाइप के जो माउंटेन रेंजेस है, जैसे हिमालय लाइक इज लाइक दिस, अल्पाइन इज लाइक दिस, तो ये बना नॉर्थवर्ड मूवमेंट के लिए। और अगर हम वेस्टवर्ड देखेंगे तो उससे क्या होगा, जैसे एंडीज हुआ, रॉकीज हुआ, दे आर लाइक वाई एक्सिस में है ऐसे। तो वेस्टवर्ड मूवमेंट के कारण वाई एक्सिस वाले ये माउंटेन बने, एंडेज, रॉकीज, कैरेबियन। नॉर्थवर्ड मूवमेंट के कारण एक्स एक्सिस वाले माउंटेन बने, तीस थ्री। फोर्सेस जो रेस्पॉन्सिबल थी ड्रिफ्टिंग की, वेजनर ने बताया पोलर फ्लीइंग फोर्स यहाँ पे आई, रोटेशन ऑफ अर्थ हुआ, मून एंड सन का ग्रेविटेशनल, तो इन सब ताकतों के कारण कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए और सच टाइप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी डेवलप हुई। अब ये वेजनर ने बताया था, बट अगर जो कोई थ्योरी है तो उसका प्रूफ भी होना चाहिए। तो पहला प्रूफ है जिग्सॉ फिट, कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। अगर आप देखो तो जैसे ये शेप है और अफ्रीका भी ऐसा है, दोनों एक दूसरे पे फिक्स हो रहे हैं, ये जिग्सॉ फिक्स हो रहा है। तो ये प्रूफ बताता है कि कभी ये एक साथ थे। रॉक्स ऑफ सेम एजेस अक्रॉस द ओशियन है, तो ऐसा कैसे हुआ कि अटलांटिक के इधर भी सेम एज की रॉक है, इधर भी, तो दिस टेल्स कि एक टाइम पे दोनों साथ में थे। टिलेट्स और ग्लेशियल डिपॉजिट्स भी मिलते हैं दोनों कॉन्टिनेंट में, ये पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस भी देते हैं। प्लेसर डिपॉजिट्स हैं, प्लेसर डिपॉजिट जैसे घाना कोस्ट में। अब जैसे वहां पर गोल्ड है बट उसका सोर्स नहीं है, तो दिस टेल्स कि एक टाइम पे सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे, एक सोर्स अलग चला गया और डिपॉजिट अलग चले गए, तो ये प्लेसर डिपॉजिट्स हुए। तो ये ऐसे अबुंडेंट है, ब्राजील में है कॉन्टिनेंट इन द अबुंडेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल स्पीशीज हो गया, जैसे बहुत सारे जो एनिमल्स वगैरह हैं वो सेम टाइप के दिखते हैं जबकि वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसीलिए हो सकता है कि वंस अपॉन अ टाइम कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे। ग्लेशियल स्ट्राइएशन होता है, एक्चुअली ग्लेशियर्स जब मूव होते हैं तो वो ऐसे नीचे जियोमॉर्फोलॉजी बनाते हैं, तो वो हमें देखने को मिला, वो सिमिलर है। देन कोल्ड डिपॉजिट्स भी मिले ईदर साइड ऑफ अटलांटिक ओशन में, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में मिले। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, फिर उसने आगे इसको कैरी फॉरवर्ड किया कि ऐसा कुछ फ्लोट तो हुआ है बट इट इज नॉट एग्जैक्टली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। बट इनिशियली जो हमें सोचने का डायरेक्शन दिया वो इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने दिया, ड्रिफ्ट थ्योरी। इसी का इवॉल्व्ड फॉर्म फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई।
तो अल्फ्रेड वेजनर का ये जो थ्योरी आया 1912, ये बहुत रिमार्केबल माना जाता है बिकॉज इसने प्रेजेंट डे जो जियो फेस ऑफ द अर्थ है उसको डिटरमाइन करने पर हेल्प किया। तो ये अर्थ का मूवमेंट है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, पैंजिया, पैंथालेसा, लॉरेशिया, गोंडवाना, और ये एविडेंसेस हैं सपोर्ट ऑफ थ्योरी में। अब इसके अलावा एक कन्वेंशनल करंट थ्योरी भी है, आर्थर होम्स ने बताया। यहाँ पे ये है कि जो अर्थ है, जिसे हम कन्वेयर बेल्ट देखते हैं ना, अर्थ के अंदर ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, प्रीमोडियल हीट है, ये ऐसे करके हीट बाहर निकाल रहे हैं और बेल्ट की तरह दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, हीट आता है, लावा मैग्मा पिघलता है और ऐसे कन्वेयर बेल्ट की तरह ये चल रहा है। इसी का अब एक और फर्दर वर्जन आता है कि जैसे ओशियन फ्लोर्स हैं, ओशियन फ्लोर्स हैं, ओशियन फ्लोर जो है, जैसे आप साउथ इसको देखो, अटलांटिक नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पे ऐसे अंदर से लावा निकल रहा है और ओशियन का जो फ्लोर है वो ऐसे स्प्रेड हो रहा है। फिर जब कॉन्टिनेंट के पास जाएगा तो वो सबमर्ज नीचे चला जाएगा, इधर भी नीचे चला जाएगा, फिर कन्वेयर बेल्ट की तरह ऐसा मोशन होगा। तो इसको बोला जाता है समुद्र का जो फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है लाइक दिस, दिस स्प्रेड हो रहा है टूवर्ड्स दिस अमेरिका और इधर टूवर्ड्स दिट यूरोप, साउथ, जैसे नॉर्थ अटलांटिक की बात करें तो ये हो गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो इसके एविडेंस हम देखते हैं, रॉक्स जो मिलती है, हम देखते हैं कि जो बीच का पार्ट है वहां पर नई रॉक्स है, कॉन्टिनेंट के पास पुरानी रॉक्स है। दिस टेल्स की सी फ्लोर इस तरीके से मूव कर रहा है। तो मिड ओशियनिक रिजेस के पास जो होती है वो न्यू क्रस्ट होती है, मोल्टन मैग्मा यहाँ पे बन रहा है और बाद में जाके वो डिपॉजिट हो रहा है। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। हैरी हेस ने फिर स्प्रेडिंग 1961 में सी फ्लोर का बताया। तो इस तरीके से हम बढ़ने लगे प्लेट टेक्टोनिक में और सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुआ और फेस ऑफ द अर्थ हमें समझ में आने लग गया। ओके, दिस पार्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसको रिवाइज करना है आज। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एविडेंसेस क्या है, कॉन्वेंशनल करंट थ्योरी क्या है, और दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ओके, अब हम आते हैं हिस्ट्री में। कल हमने हिस्ट्री में पढ़ा था भक्ति सेंट्स में निर्गुण सेंट्स देखे थे, इसको एक बार और अच्छे से हम देख लेते हैं। भक्ति सेंट्स, इसमें शंकराचार्य जी सबसे इंपॉर्टेंट है। शी इज नोन एज सूडो बुद्धा। मॉडर्न हिंदुइज्म आप यहाँ पे लेके आए, आप केरला में आपका जन्म हुआ था। टीचिंग जो है वो माया अद्वैत को बताया आपने, अद्वैत एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेदांता। अद्वैत मतलब गॉड एंड जो ह्यूमन है दोनों अद्वैत है। 4 मठ हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारका, ये 4 मठ है। फिर कमेंट्रीज आपने उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्रा ऑफ भद्रयान पे आपने कमेंट्री की। सो दिस इज शंकराचार्य। फिर आते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य तमिल वैष्णवाइट सेंट थे। विश्वेद अद्वैत आप लेके आए, वेदांत समग्र आपने लिखा यहाँ पे, और कमेंट्री भी किया भगवत गीता एंड ब्रह्म सूत्रा में। तो विशिष्ट अद्वैत था, विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य। देन इसके बाद वल्लभाचार्य हैं, ये भी डिवोशनल फिलोसोफर थे। आपने पुष्टि मार्ग को बताया, पुष्टि मार्ग, फिलोसफी ऑफ शुद्ध अद्वैत बताया। सो अद्वैत आ गया, उसके बाद अलग अलग वर्जन आएंगे अभी। फिर माधवाचार्य आते हैं, आप भी कन्नड़ थे, फिलोसफी ऑफ द्वैत लेके आते हैं। 2 पार्ट्स हैं, स्वतंत्र एंड स्वतंत्रता। सो ऐसे 2 पार्ट्स आपने बताए फिलोसफी के। द्वैत मतलब गॉड है और दिस इज ह्यूमन बीइंग, माधवाचार्य ने दिया। फिर आते हैं निम्बारका। निम्बारका जो थे ये तेलुगु थे, कॉन्सेप्ट ऑफ द्वैत को प्रपाउंड किया। और रघुनंदन फिर जी आते हैं, फिर नाडिया बंगाल से होते हैं, इन्फ्लुएंशियल आपने धर्मशास्त्र लिखे। तो ये कुछ हैं, जैसे कि भक्ति सेंट में शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारका एंड रघुनंदन। तो 2 सेक्ट होते हैं भक्ति के, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। सगुण का मतलब होता है गॉड को वो पर्सोनिफाई कर रहे हैं, पर्सोनिफाई। सगुण, गुण के साथ है गॉड, मतलब पर्सोनिफाई। जैसे लॉर्ड विष्णु हुआ, राम हुए, लॉर्ड कृष्णा हुए, तो मतलब पर्सोनिफाई कर रहे हैं हम भगवान को। तो ये सगुण कहलाते हैं। नॉट वेरी लिबरल इन सोशल मैटर, और सेंट्स हो जाएंगे जैसे रामानंद, सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य। तो आप हैं सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति ये होता है कि गॉड का कोई फॉर्म ही नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, पर्सोनिफाई नहीं है। आप थोड़े यहाँ पे लिबरल वैल्यूज हम देखते हैं, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, ब्राह्मणिकल रिचुअल्स के अगेंस्ट थे निर्गुण भक्ति। इनका कहना था कि जो गॉड है वो सब ह्यूमन बींग्स में है, जिसमें कबीर, नानक, रैदास, धाना, सेना, पीपा और दादू, ये इंपॉर्टेंट सेंट्स हैं निर्गुण के। सवाल आ सकता है कि सगुण के सेंट्स कौन है, निर्गुण के सेंट्स कौन है, तो ये आंसर है। निर्गुण के सेंट में कल हमने पढ़ा था भक्ति सेंट में कबीर। कबीर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आपने अपोज किया कास्ट, क्रीड, इमेज वर्शिप को, यूनिटी की बात किया,
सबद, बीजक, दोहा, होली, रेखताल आपने लिखा। वर्सेस जो हैं कबीर, नामदेव, रैदास, धन्ना, पीपा एटसेट्रा, ये सब आदि ग्रंथ में मेंशन है। तो आपने प्रोपोगेट किया राम भक्ति। बीजक बहुत इंपॉर्टेंट है, कबीर के बीजक कंपाइलेशन है। कबीर पंथी आपने एक दिस स्क्रिप्चर फॉलोवर हुए, कबीर पंथी उन्हें बोलते हैं। बीजक जो है, बीजक जो टर्म है, बीज है, बीज मतलब कॉन्सेप्ट कंटेनिंग सैक्रेड टेक्स्ट। तो बीजक इज बाय कबीर, कबीर के दोहे, कबीर, कबीर है निर्गुण। फिर गुरु नानक जी हैं, गुरु नानक जी कल भी हमने पढ़ा था, गुरु नानक जी भी निर्गुण है। तलवंडी लाहौर, प्रोपोगेट किया, डिनाउंस किया आइडल वर्शिप। और रबाब, रबाब आप प्ले करते थे, हिज डिसाइपल मर्दाना प्लेड रबाब इंस्ट्रूमेंट। पोएट्स जो हैं, पोएट्स और जो पोएम्स हैं वो आदि ग्रंथ में कलेक्टेड है। तो सिखिज्म एक नया रिलीजन यहाँ पे चालू होगा। नानक जी, अंगद जी, अमरदास जी, रामदास जी, अर्जन दास जी और हरगोबिंद जी एंड देन हर राय जी, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, ऐसे करके गुरु होते हैं। जो 10वें गुरु होते हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी होते हैं। आपने खालसा का एस्टैब्लिश किया और फिर इसके बाद फिर होली बुक आ जाता है वो फिर। सो ये है गुरु नानक जी। देन दादू दयाल जी भी कल हमने पढ़ा था। दादू दयाल जी अहमदाबाद में हुआ था, मुस्लिम पेरेंट्स, देन हिंदू। टीचिंग्स जो है वो बाणी में है, बाणी। तो ये भी है निर्गुण। तो ये निर्गुण सेंट्स हैं ये सारे, और दिस इज भक्ति सेंट्स, सगुण एंड निर्गुण। तो कल हमने निर्गुण सेंट्स पढ़ा था, अभी हम भक्ति सेंट्स देखते हैं, सगुण। सगुन में जो सबसे ऊपर नाम है वो है तुलसीदास जी का। कुल तुलसीदास जी आप कंटेम्पररी थे अकबर के। आपने लिखा है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, तुलसीदास जी। फिर नाभा जी हैं, नाभा जी ने भक्तमल, 200 भक्ट्स हैव बीन मेंशन। फिर रामानंद जी, रामानंद जी का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आपने नॉर्थ इंडिया में प्रोपोगेट किया भक्ति। और बैरागी आपके काडर को कहा गया। इसमें कबीर, रैदास, सेन, धना, ये सब जो हैं डिसाइपल हैं रामानंद जी के। आप वर्शिपर थे कृष्णा के। तो फेमस डिसाइपल कौन है रामानंद के? ये सारे हैं, कबीर, सेना, धना, कम्युनिटीज, डिसाइपल एंड कम्युनिटीज। तो दिस इज रामानंद जी, रामानंद जी। अब भक्ति है और भक्ति में भी सगुण है। तो ये 12 डिसाइपल्स होते हैं रामानंद जी के, ये याद रखना है। 12 डिसाइपल में भी इंपॉर्टेंट नाम जैसे कबीर हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, रविदास हुआ, सेन हुआ, एटसेट्रा। फिर सगुन सेंट में ही दो कैटेगरी हम ला सकते हैं, एक होते हैं कृष्ण भक्ति और एक होते हैं राम भक्ति। कृष्ण भक्ति में वल्लभाचार्य जी हैं, तेलंगाना ब्राह्मण बॉर्न एट बनारस। तो ये थे वल्लभाचार्य जी। पुष्टि मार्ग आप यहाँ पे लेके आए, पुष्टि मार्ग। फिर सूरदास हैं, सूरदास भी कृष्ण भक्ति है, डिसाइपल ऑफ वल्लभाचार्य थे। आप ब्लाइंड पोएट थे, ब्लाइंड पोएट। बुक का नाम है सूर सागर, ग्लोरी ऑफ कृष्णा। फिर मीराबाई का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसेस थी आप, डॉटर इन लॉ थी राणा सांगा ऑफ मेवाड़। आपने लिखा है पदावली। तो दिस इज मीरबाई, मीराबाई। तो ये क्या है? ये कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति है। तो सगुन है बट कृष्ण भक्ति है। ऐसे ही चैतन्य है, चैतन्य है, चैतन्य महाप्रभु। तो हिज टीचर वॉज ईश्वरपुरी और प्रपाउंडेड किया दिस अचिंत्य भेदा भेदा। तो ये चैतन्य है। चैतन्य में भी अभी हम कुछ 500 ईयर्स हो रहे हैं, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। फिर शंकर देव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकर देव एक शरण संप्रदाय, आपने असम में इंपॉर्टेंट काम किया, असम में शंकर देव। तो ये हैं सगुन सेंट, सगुन सेंट्स में भी कृष्ण भक्ति। अब महाराष्ट्र में भी कुछ धर्म सेंट्स हैं, जैसे ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव। आप वर्शिप करते थे लॉर्ड विठोबा का, एसोसिएटेड है कृष्ण मार्गी सेक्ट में, मराठी लैंग्वेज में लिटरेचर हुआ। भगवत गीता ध्यानेश्वरी में आपने यहाँ पे कमेंट्री दिया। फिर एक नामदेव इंपॉर्टेंट है, नामदेव टेलर थे और आपने फाउंड किया वकारी सेक्ट और द कल्ट ऑफ विठोबा। एकनाथ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एकनाथ एसोसिएटेड थे वर्करी सेट से और आपने भी 11 बुक ऑफ भगवत पुराण यहाँ पे कमेंट्री किया। तो ये महाराष्ट्र के हैं। तुकाराम इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने धरकरी एंड वर्करी सेक्ट से हैं। डिवोशनल पॉइंट अभंग यहाँ पे किया, अभंग। इसके अलावा रामदास हैं, पुरंदरदास हैं और त्यागराजा है। तो त्यागराजा मतलब कार्नेटिक म्यूजिक में बहुत है। ये नाम मैं क्विकली आपको बता दिया, इनका एक जस्ट एक आइडिया होना चाहिए। जैसे त्यागराजा हुआ तो आपको पता होना चाहिए कार्नेटिक म्यूजिक का है। अगर आपको नामदेव का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र के धर्म सेंट है। आपको सगुन सेंट है तो ये पता होना चाहिए सूरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य, ये सगुन है। ओके,
निगुण की अगर बात करते हैं, जैसे ये राम भक्ति के ये सगुन सेंट थे, ये कृष्ण भक्ति के सगुन सेंट थे। निर्गुण की बात करें, फॉर्मलेस गॉड, तो ये सारे निर्गुण हो गए, ये सारे निर्गुण सेंट्स हो गए। ये बहुत बेसिक्स है, बेसिक्स हमें बस पता होना है, बहुत डेप्थ में हमें यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज बेसिक्स, कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का बेसिक्स। अब हम इकोनॉमी में आते हैं। इकोनॉमी में स्टेजेस इन बजट इनेक्टमेंट क्या होता है? देखो, बजट हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था 112। बजट इनेक्टमेंट होता है वो 6 स्टेजेस में होता है। पहले प्रेजेंट किया जाता है बजट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बिफोर द लोकसभा, फिर एक जनरल डिस्कशन होता है, फिर वोट ऑफ अकाउंट होता है, इसके बाद स्क्रूटनी होती है। हर एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी उसको लाइन बाय लाइन देखती है कि इतना बजट पैसा मांगा है, वो देना है या नहीं देना है। अब इस पूरी प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा पैसा पहले दे दिया जाता है जो बजट हेड का है, और वो होता है वोट ऑफ अकाउंट। फिर वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होता है, कितनी कितनी डिमांड्स एंड ग्रांट्स दिया है, और फिर फाइनली अप्रोप्रिएशन बिल होता है, आर्टिकल 114। तो ऐसे 6 स्टेजेस में बजट पास होता है। बजट प्रेजेंट हुआ लोकसभा में, उसका डिस्कशन हुआ, फिर वोट ऑफ अकाउंट होगा, फिर बकायदा बहुत बारीकी से स्क्रूटनी होगी स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, फिर वोट होगा डिमांड फॉर ग्रांट्स में। अगर वोट पूरा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे फिर गिलोटाइन हो जाता है, एक साथ सब अप्रूवल हो जाता है। फिर आता है अप्रोप्रिएशन बिल 114। सो ये 6 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू वोट पास होता है, बजट पास होता है, बजट क्लियर होता है। बजट से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? ये एक तरीका होता है, ऑल बजटरी अलोकेशन जो प्रीवियस ईयर के चले आ रहे हैं उसको निल कर देते हैं बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में। मतलब हर फाइनेंशियल ईयर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। प्रीवियस जो भी बजटरी अलोकेशन है उसको निल कर देते हैं और फिर से जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग। जेंडर बजटिंग नाम में ही लिखा हुआ है, जेंडर बजटिंग है मतलब विमेन एम्पावरमेंट, रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी पे हमें वर्क करना है। बजटिंग जो है उस तरीके से होनी चाहिए। कैपिटल बजटिंग क्या होती है? कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो रहा है प्लानिंग प्रोसेस में, वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नई मशीनरी, उसका रिप्लेसमेंट, न्यू प्रोडक्ट वगैरह जो है वो वर्थ है फंडिंग ऑफ कैश वगैरह। तो ये जो चीज होती है वो कैपिटलाइजेशन पे वर्क करता है। कैपिटल जो होता है, जैसे हमने पहले देखा था रेवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल मतलब वो कुछ कॉन्क्रीट चीज बन रहा है, जैसे मशीनरी लिया, प्लांट, प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। डेट, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स एटसेट्रा, इस चीज पे फोकस होता है। तो कैपिटल बजट में क्या होता है? कैपिटल रिसीट्स आती है, पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स आता है, लोन फ्रॉम पब्लिक आता है, फॉरेन गवर्नमेंट आता है। इसको नोटेड डाउन, इससे सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। कैपिटल बजट में क्या आता है? कैपिटल रिसीट, पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, लोन फ्रॉम पब्लिक, फॉरेन गवर्नमेंट एंड आरबीआई। ये मेजर पार्ट होता है गवर्नमेंट के कैपिटल रिसीट का। रिसीट मतलब इनकम मिला। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन एटसेट्रा। सो ये जो 2 चीजें हैं ये कैपिटल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल दिस रेवेन्यू, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, तो ये कैपिटल बजटिंग। सिमिलरली आउटकम बजट होता है। आउटकम बजट मतलब होता है आउटकम क्या है उसके हिसाब से हम उस बजटिंग को, उस पैरामीटर्स को इवेल्युएट करते हैं। जैसे इफ मनी हैज बीन अलोकेटेड फॉर बिल्डिंग अ प्राइमरी हेल्थ केयर, वो जरूरत आई, इट मीन्स डेवलप अ लिंकेजेस बिटवीन द मनी स्पेंड बाय गवर्नमेंट एंड द रिजल्ट्स विच फॉलो। तो आउटकम, आपने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन बनाया, इससे क्या फायदा हुआ, उसके अकॉर्डिंगली उसका बजटिंग होगा, कितना पैसा और लगाना है एटसेट्रा। तो दिस इज आउटकम बजट। जो आउटकम है उसके हिसाब से फर्दर अलोकेशन होगा मनी का। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने 2005-6 में किया था। फाइनेंशियल आउटले इन द बजट डू नॉट नेसेसरी लीड टू आउटकम। सो दैट इज वाई आउटकम से क्या होता है, थोड़ा अकाउंटेबिलिटी ज्यादा सेट यहाँ पे हो सकती है। सो ये आउटकम बजट था। ये कुछ क्विक फैक्ट्स हैं, जैसे पहला मिनी बजट था, प्रेजेंट हुआ था टीटी कृष्णाचारी जी ने 30 नवंबर 1956 में। टैक्सेशन प्रपोजल्स वगैरह आए थे फाइनेंस बिल के थ्रू। देन जॉन मठाई जो हैं, जॉन मठाई ने पहला बजट रिपब्लिक ऑफ इंडिया का 1950 में दिया था। प्लानिंग कमीशन भी बनेगा। फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई हैं, आपने सबसे ज्यादा बार बजट यहाँ पे दिया है, फॉलोड बाय पी चिदम्बरम जी। सीडी देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई थे जिन्होंने इंटरिम बजट दिया था 1951-52 में। गांधी जी, मिसेस गांधी जी, इंदिरा गांधी जी फर्स्ट विमेन थी जिन्होंने पोस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का हेल्ड किया था और फिर बजट ऐसे वहां पे प्रेजेंट किया था। बट इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी
और वो फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी आपने एक्स्ट्रा लेके रखा था। प्लान एक्सपेंडिचर इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर बाद में इसको हटाने की बात होती है। तो ये कुछ बहुत बेसिक्स हैं। बजट में आपको एक और आपको काम करना है। जो इस बार स्पीच है निर्मला सीतारमन मैम का, इस बजट स्पीच पे एक वीडियो भी है और इस बजट स्पीच का पीडीएफ भी मैंने शेयर किया है। ये दोनों चीज आप क्विकली गो थ्रू करो, क्योंकि बजट बताता है किस जगह कितना पैसा लगाया गया है। अगर हमको पता चलता है बजट में जैसे जो स्कीम्स के नाम दिए हैं मैम ने, या फिर जो अनाउंसमेंट किए हैं किस जगह डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ये चीज अगर हम रीड करते हैं तो हमें जो गेस है कि किस जगह से एरिया से पिक होगा वो ज्यादा चांसेस है आने के। तो आप बजट स्पीच में जो मेंशन्ड है स्कीम्स एंड प्रपोजल्स, ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, उस पीडीएफ को एक बार क्विकली आप गो थ्रू करना, और अराउंड 30 मिनट का वीडियो है, गो थ्रू इट, दिस इज इंपॉर्टेंट। बजट इनएक्टमेंट, बिकॉज कोविड-19 है तो इस पूरे बैकड्रॉप में भी बजट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस हो गया है। एक ये हुनर हाट है, ये भी बहुत न्यूज में है अभी, बिकॉज क्या होता है कुछ चीजें एंसेस्ट्रल लेगेसी होती है, स्पेशली आर्ट एंड क्राफ्ट में। ये चीज कोविड-19 में हमने देखा कि बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट अब प्रॉफिटेबल नहीं रही है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती। तो इसके लिए हुनर हाट जैसी स्कीम इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट देना है ट्रेडिशनल आर्टिसंस को एंड क्राफ्टमैन्स को। आर्टिसंस जो हुनर हाट के हैं, ये मतलब उनके जो फोर फादर हैं, फिर वो जनरेशन वाइज जो नेक्स्ट चलता जा रहा है, वो अपना वर्क को डिस्प्ले करें, उसको मोनेटाइज किया जाए, इस टाइप से ये वर्कआउट होगा। वोकल फॉर लोकल, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, ये इसका थीम था। मार्केट एक्सपोजर होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है लोगों को बहुत सारी चीजें आती है पर वो मोनेटाइज नहीं हो पाती, तो मोनेटाइज होगा, मार्केट मिलेगा, तो ये आर्ट एंड कल्चर है वो कंजर्वेशन हो जाएगा। दिस इज द आइडिया। तो स्किल्स जो हैं उसको शो यहाँ पे प्रेजेंट करने का एक मौका मिलेगा, ये एम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स करती है अंडर उस्ताद, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। ये जो उस्ताद स्कीम है इसके अंदर होता है हुनर हाट। आइडिया क्या है, प्रमोट एंड प्रिजर्व करें रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो दिस इज की पॉइंट्स ऑफ हुनर हाट। अभी ये भी बहुत न्यूज में है, अभी MOEFCC डेली इसका ट्वीट्स कर रहा है, और वो है आइकॉनिक ब्लू फ्लैग। व्हाट डज इट मीन बाय आइकॉनिक ब्लू फ्लैग? तो ये ऐसे बीचेस होते हैं, मैरिनाज होता है, सस्टेनेबल बोट, वहाँ पे बोटिंग है, टूरिज्म ऑपरेटर है, तो मतलब एक टैग मिल गया जैसे कि ये काफी अच्छी क्वालिटी में वेल मेंटेन्ड है ये सारे बीचेस। तो जो ब्लू फ्लैग है मतलब वो एनवायरनमेंट, एजुकेशन, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी, एक वेल स्टैंडर्ड वहाँ पे माना गया है, तो उसको फिर सर्टिफिकेशन मिल जाता है ब्लू फ्लैग बीचेस का। अगर हम ऑफिशियल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वेबसाइट में जाएं तो उसमें 10 बीचेस वहां पे मेंशन्ड है। शिवराजपुर बीच गुजरात का, घोगला बीच दीव का, पाडुबिद्री एंड कसारदो बीच कर्नाटका का, कप्पड़ बीच केरला, कोवालम तमिलनाडु, ईडन बीच पुडुचेरी, राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार, ऋषिकोंडा आंध्रा और गोल्डन बीच ओडिशा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10, ये 10 बीचेस वहां पे मेंशन है ऑफिशियल साइट में। बाकी ये जो 2 बीचेस हैं, 3 और हैं, भोगावे बीच महाराष्ट्र, मीरामार बीच गोवा और बंगारम बीच लक्षद्वीप, ये भी अभी प्रपोजल इनका है। तो ये बीचेस प्रपोज्ड है फॉर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ओके, तो हमें एक MCQ जैसे बन जाए, व्हाट इज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एंड ऑल, तो ये बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। ओके, सो आज हमने पढ़ा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, हुनर हाट, आउटकम बजट, टाइप्स ऑफ बजटिंग, बजट कैसे इनेक्ट होता है, सगुन और निर्गुण भक्ति सेंस। देन हमने पढ़ा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, various doctrines and certain facts. So this is class number 30. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.